मैं जसवंत वर्मा स्वराज जाइए के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ। और इस नई वर्ष की शुभकामना के साथ आज हम फिर अपनी रेगुलर जिस तरह से हम एमसीक्यूज अलग अलग सब्जेक्ट को ले रहे हैं, उसी कड़ी में भारत के इतिहास से संबंधित जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उस पर हम आज की सेशन में चर्चा करेंगे। मैंने इस पर अभी जो है पहले भी इसके पूर्व के लेक्चर में मैंने करीब 16-17 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। तो उसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं उस पर ही जाने वाला हूं। मैं के बाद के जो क्वेश्चन है उस पर जाने वाला हूं और वो प्रश्न जो है आपके सामने अ, यहाँ जो है ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं। अब यहाँ से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेनी है। ठीक, अब ये जो प्रश्न है आपके सामने वहाँ दक्षिण भारत में चोल वंश हुआ करते थे उससे संबंधित है। दक्षिण भारत में चोल वंश हुआ करते थे उससे संबंधित है। अब इस चोल वंश से संबंधित जो प्रश्न दे रखा है उसमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो भारत में दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली के बारे में है। तो आप द्रविड़ शैली के बारे में तो कुछ ना कुछ बातें जानते ही हैं। द्रविड़ शैली के बारे में आप कुछ न कुछ बातें जानते ही हैं। अब इसमें सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि द्रविड़ शैली से संबंधित यहाँ पर कुछ तीन स्टेटमेंट है एग्जैक्टली। इस तो लास्ट उनमें से नहीं है, कोई दे रखा है कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब हमें जानना यह है कि इसमें सही क्या नहीं है द्रविड़ शैली के बारे में। अब जानते हैं मंदिर स्थापत्य निर्माण की तीन शैली, नागर शैली और बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली जो है इस तरफ हिमालय से विंध्य तक और विंध्य से जो है कृष्ण तक, इस तरफ बेसर शैली और उसके बाद फिर नीचे जो है वहां क्या है द्रविड़ शैली। तो इस प्रकार से जो है इस द्रविड़ शैली की क्या विशेषताएं हुआ करता था उसी के बारे में कह रहे हैं। इसमें ये है पहला विकल्प इसमें दे रखा है, मुख्य प्रतिमा कक्ष अर्थात गर्भगृह के ऊपर एक निर्मित संरचना को विमान कहते थे। अब अगर ध्यान में होगा तो इसके मंदिरों की अगर संरचना को देखे होंगे तो ये जो अगर गर्भगृह यहाँ पर है तो इसके बिल्कुल ऊंचे जो है इस प्रकार से ऊंची एक संरचना होती है और इसी क्या बोलते हैं वो विमान कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इनको वे विमान कहते हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ, ये गर्भगृह हो गया। ये एग्जैक्टली क्या है, ये ये यहाँ जो है गर्भगृह हो गया और गर्भगृह के ऊपर में क्या होता है, यहाँ विमान होता है। तो पहली बात है तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं प्रतिमा कक्ष मीन्स गर्भगृह के सामने स्तंभों पर टिकी सपाट समतल सपाट छत वाला बड़ा कमरा को मंडप कहते हैं। यहाँ बातें भी बिल्कुल सही है क्योंकि द्रविड़ शैली में जो है यहाँ बड़े बड़े खंभे लगाए जाते थे, बड़े बड़े स्तंभ होते थे और उन्हीं स्तंभों पर आधारित ये मंडप, इसको क्या बोलते थे, मंडप कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो है अंदर गर्भगृह है, जो बाहरी हिस्सा है वहां पर क्या होता है, मंडप होता है। ठीक, इसके साथ साथ तीसरी जो बात इसमें कह रहे हैं कि ऊंचे दीवारों से घिरा जो प्रांगण होता है उसमें प्रवेश करने के लिए गोपुरम, उसको कहते हैं गोपुरम। गोपुरम का मतलब ये हुआ कि दूर तक यदि इस प्रकार से इनके पूरे प्रांगण बना हुआ है तो यहाँ पर सबसे बाहरी हिस्से में क्या है, एक बड़ा एक गोपुरम बना दिया जाता है, प्रवेश द्वार बना जाता है। इस प्रकार से क्या होती है, द्रविड़ निर्माण शैली की जो मंदिर थे उसकी ये तीनों विशेषताएं एग्जैक्टली ये सही है। इसका मतलब इसका जो कथन एक भी गलत इसमें नहीं है, मतलब उत्तर आएगा इसका डी। उसके बाद मैं अगला प्रश्न पर चले जा रहा हूं और वह अगला जो प्रश्न है वह है 1565 में हुए 1565 में हुए बन्नी हट्टी की लड़ाई से। आप यदि जो है विजयनगर साम्राज्य अगर पढ़े होंगे तो ये बात बिल्कुल ध्यान में होगा कि विजयनगर साम्राज्य के पतन में एक युद्ध जिनको बन्नी हट्टी का युद्ध या फिर कभी कभी इनको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। बन्नी हट्टी का युद्ध जो है ये प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को विघटित कर दिया। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर आप देखते हैं युद्ध, ये जो युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था, जिसमें एक तरफ विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और दूसरी तरफ जो है बहमनी साम्राज्य के जो विघटित और उसके बाद संघ बना करके जिसने विजयनगर के विरुद्ध युद्ध किया था, उन दोनों के बीच में हुए थे। तो इस प्रकार से इसमें जो संबंध, सीधा संबंध किससे है इनका, विकसित किसको किया उसने, तो वहां जो है विकसित कर दिया, विजयनगर साम्राज्य को विकसित कर दिया। तो सही उत्तर क्या जाएगा इसका, सी। अब उसके बाद अगला प्रश्न पर मैं आगे बढ़ जा रहा हूं और वहां जो प्रश्न है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में आप जानते हैं उसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक है, सैयद है और उसमें लोधी वंश है।
अब इसी में से ये तुगलक वंश से संबंधित ये पूछ रखा है। और तुगलक वंश में एक राजा का नाम तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे, जिनको अभागा आशीर्वाद भी कहा जाता था। और वहां कोई और नहीं बल्कि वहां था मोहम्मद बिन तुगलक। अभागा आशीर्वाद इसलिए कहा जाते थे इनको, इसलिए कहे जाते थे इनको क्योंकि इसने कई प्रकार के काम को प्रारंभ किया, मगर उसको अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए। अंजाम तक उसको लक्ष्य, वांछित लक्ष्य उनको नहीं मिला। जो भी काम किया लगभग असफल हो गया। तो इस प्रकार से अभागा आशीर्वाद के रूप में किसको जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो उनके द्वारा कह रहे हैं कौन सा काम ऐसे नहीं किए थे, बहुत से तो किए थे, एक भी सफलता नहीं मिला। कौन कौन सा काम किए थे? ये 4 काम दे रखे है। अब इनमें से कौन से ये नहीं किए थे, हमें यही जानना है। पहले वहां जो है उन्होंने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से हटाकर सुदूर दक्षिण में देवगिरी को बनाया। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसने सोचा कि अगर दक्षिण की तरफ उनके संभाले नहीं जा रहे थे उत्तर से, दिल्ली से, तो सोचा कि दक्षिण में रहेंगे तो वहां दोनों तरफ संभाल लिया जाएगा। मगर वैसी स्थिति हो गई कि यार दक्षिण में अगर चले जाते हैं तो उत्तर को नहीं संभाल रहा है, और उत्तर में तो दक्षिण को संभाल नहीं रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है, उसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन करवाया। देखा देखी जो है चीन में प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया गया था लंबे समय पहले, ठीक है। उसी को देख करके उसने भी जो है क्या किया, एक सांकेतिक मुद्रा, जैसे कि वर्तमान में सांकेतिक मुद्रा है ना, इसी तरह का, तो वैसी मुद्रा का प्रचलन तो किया, मगर दुर्भाग्य स्थिति ये रहा कि उस पर सिक्के के जो है उस पर नियंत्रण नहीं रहा। ठीक है, केवल अकेले ही सिक्के बनाते तो समझ में आता, मगर उसके खोटे सिक्के जो है बाजार में जो है थोक के भाव में मिलने लगे। उससे जो है उनके मूल्य का उनका अवमूल्यन हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने यहां तो किया था, हालांकि ये सफल नहीं हुआ था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कृषि की विस्तार और उन्नति के लिए दीवाने कोही की स्थापना किया। दीवाने कोहे की स्थापना किया तो यहां भी किया उन्होंने, मगर यहां भी बहुत अधिक सफल नहीं रहा। मगर इसके साथ साथ इसके मध्य में तीनों बातें सही हैं उनके संदर्भ में। तो चौथी बातें जो है यहाँ है निश्चित रूप से उसका उत्तर। अब इसमें दे रखा है बाजार नियंत्रण की प्रणाली। बाजार नियंत्रण की प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं रखा गया था। वहां जो व्यवस्था जो स्थापित किया गया था वहां था अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रकार से उत्तर क्या आ जाएगा इसका? डी। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल से राजस्व संग्रहण की विधि नहीं था? अब जानते हैं मुगल काल में सम्राट अकबर है, बादशाह अकबर है, स्वाभाविक है उनके कार्यकाल में तो बहुत सारे तरीके अपनाए गए थे राजस्व संग्रहण के लिए। ठीक है, अब उनमें जैसे कि इसमें यहां पर जो दे रखा है कि एक दे रखा है उसने नसक प्रणाली, यहां दे रखा है नसक प्रणाली। तो नसक प्रणाली जो है अकबर के समय जो है यहाँ राजस्व कर संग्रहण की एक व्यवस्था हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। गल्ला बख्शी, गल्ला बख्श भी जो है राजस्व संग्रहण का एक पद्धति हुआ करता था। जब्ती प्रणाली यहाँ भी जो है राजस्व संग्रहण का एक तरीका हुआ करता था। मगर जो तकावी है ये राजस्व संग्रहण के तरीके नहीं थे। तकावी बेसिकली किसानों को दिए जाने वाले जो है वो क्लीन्ड हुआ करते थे। किसानों की तकावी जो है बेसिकली किसानों को दिए जाने वाले वो ऋण हुआ करते थे, जो उनको फसल के उत्पादन से, फसल के बुआई के समय दिए जाते थे कि वहां कुछ इनपुट्स कृषि में जो है लागत जो है उनको सहायता कर सके। इस वजह से ये इस प्रकार से उत्तर क्या आ जाएगा इसका? डी। अगला जो प्रश्न है इसका, अगला जो प्रश्न है इसका वह है भारत में लोकप्रिय सूफी परंपरा में, भारत में लोकप्रिय सूफी परंपरा। आप जानते हैं सूफी परंपरा में बहुत सी बातें हैं, कई अलग अलग सूफी परंपराओं का विकास हुआ है। उनमें से एक परंपरा, एक संप्रदाय जिनको कहते हैं कादिर संप्रदाय, जिनको कहते हैं कादिर संप्रदाय। इस कादिर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न यही पूछा गया है और आपके साथ में ये विकल्प है। अब ठीक से यदि जो है सूफी या सूफिज्म और सूफी संप्रदाय को यदि आपने ठीक से अगर पढ़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ध्यान में होगा इस कादिर संप्रदाय की जो स्थापना है वह अब्दुल कादिर जिलानी ने की। अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कादरी संप्रदाय का। ठीक, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? ए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वहां है वह इस प्रकार से, यहां भी जो है मुगल काल से संबंधित है। अब इसमें स्पष्ट दे रखा है प्रश्न के रूप में कि मुगल अकबर ठीक कौन से कार्य
प्रश्न पूछा है कौन से कार्य जो है मुगल बादशाह अकबर के द्वारा नहीं किए गए, कौन सा नहीं किया गया था उसकी पहचान करना है। तो सभाई की इसमें कुछ किए हैं उसमें, और जो नहीं किए हैं उनको पहचान करने के लिए कह रहे हैं। तो पहला, मनसबदारी व्यवस्था लागू किया। ये तो जो है कोई बच्चा बच्चा ही बता देगा, जिसने कोई एनसीईआरटी या फिर स्कूल की भी किताब पढ़ा हुआ है। वो किसने लागू किया? अकबर ने किया। उसके बाद दूसरा जो है सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति भी यहाँ बहुत ही प्रचलित है, उनके सामने बहुत ही प्रचलित रहा है ये। ठीक है, तो ये सुलह कुल की नीति भी क्या है? दीनी इलाही के जैसा। तो इस प्रकार से क्या है, इसको भी तो अनुपालन किया है। क्या उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया था? तो यह बातें बिल्कुल सही है, यह बातें बिल्कुल सही है। कहते हैं कि सम्राट बादशाह अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया था। इसका मतलब उत्तर आ जाएगा इसका डी। अगर नहीं भी पता है तो उसका उत्तर यही चूज किया जा सकता है। इसमें फिर भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। इसमें एक दे रखा है, भूमि पैमाइश के आधार पर भूमि की गुणवत्ता को ध्यान रख करके जो है कर निर्धारण की एक व्यवस्था स्थापित किया गया था, जिनको रय कहते थे। मगर ये अकबर ने नहीं किया था, ये किया था शेर शाह सूरी ने किया था, हुमायूं उसके बाद के समकालीन परिस्थितियों में। तो यहाँ रय एक्चुअल में क्या है? कर निर्धारण की एक व्यवस्था है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ जो है शेर शाह सूरी ने लागू किया था रय। इस प्रकार से क्या उत्तर आएगा? डी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है इसका, अगला जो प्रश्न है वहां है मराठा से संबंधित। वहां जो है मराठों से संबंधित है। अब मराठों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जब ध्यान में आएंगे तो उसमें शिवाजी का ध्यान में आता है, और उनका जो है अष्ट प्रधान स्थान में आता है ये। अब अष्ट प्रधान से संबंधित ये प्रश्न है, ये अष्ट प्रधान से संबंधित ये प्रश्न है। अब प्रश्न दे रखा है इस तरफ, ये 4 दे रखे हैं, हालांकि इसमें 8 है, मगर यहां पर दिया कितना है? ये 4 है। अब 4 में जो है पहले दे रखा है पेशवा, और साथ में उनके काम क्या हुआ करते थे, उन्होंने यही दे रखा है। ठीक है, उसके बाद पेशवा उनके कार्य। तो हमें थोड़ा सा क्या है, इनको कौन सा सही है और कौन सा गलत है, हमें यही पहचान करनी है। ठीक है, तो पेशवा के बारे में अगर जानते होंगे तो सभाई के प्रधानमंत्री हुआ करता था, और राज्य प्रशासन के अर्थव्यवस्था के मुखिया हुआ करते थे। ठीक है, छत्रपति जो है इनकी सलाह के अनुसार काम करते थे। तो यहाँ पहला तो बिल्कुल सही है, मतलब ये उत्तर नहीं आएगा। दूसरा जो है सर ये नौबत भी जो है यहाँ सही दे रखा है कि सेनापति हुआ करता था, युद्ध का संचालन और नेतृत्व करते थे। ठीक है, मगर उसके बाद में आगे सूर्यनवीस को तरफ चले जाता हूं। इसमें जो दे रखे कि राजा को पत्राचार करने में सहयोग करने वाला अधिकारी कोई और नहीं, वो सूर्यनवीस ही हुआ करते थे। अब उसमें इसमें दे रखा है दबीर। अब इसमें दे रखा है दबीर। ये दबीर एक्चुअल में जो है कोई घरेलू मामलों गुप्तचर विभाग के प्रमुख मंत्री नहीं हुआ करते थे, बल्कि दबीर एक्चुअल में सुमंत हुआ करता था। और सुमंत का मतलब ये है वैदेशिक मामलों को जो देखता था उसे बोलते थे दबीर। इस प्रकार से जो है ये जो 8 जो अमात्य है इनके पास में, 8 जो अष्टप्रधान है इनके पास में, उस 8 अष्टप्रधान में से ये जो है सी वाला सुमेलित नहीं है। तो उत्तर आएगा इसका सी। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और वहां जो प्रश्न है, वहां जो प्रश्न है वहां है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। और यहां भी लगभग किससे है? मुगल काल से संबंधित है। हालांकि वहां किससे है? मुगल काल से संबंधित है। इस तरफ रचनाएं दे रखा है और उस तरफ उसके रचनाकार दे रखे हैं। आजकल इस तरह के प्रश्न जो है 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, और समस्या ये आती है, बाकी तो प्राचीन में तो ठीक है ध्यान में रख लेंगे, मगर जो मध्यकालीन भारत के जो इतिहास से संबंधित जो रचनाएं और उसके रचनाकार की जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होती है याद करना। तो फिर भी मैंने ये कुछ एक प्रश्न यहाँ पर दे रखा है। वहां है जैसे कि तुजग ये बाबरी, स्वाभाविक है ये बाबर के जो है एक उनके जीवन नामा है, उनकी जीवन कथा है इसमें। ठीक, तो बाबरी तुजू के बागरी किसके रचना किसने किया? बाबर ने किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद तबकात ये अकबरी, तबकात ये अकबरी, तो तकबात ये अकबरी, इसकी रचना जो है निजामुद्दीन अहमद ने किया, यहाँ भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है ये तो बहुत लोकप्रिय है अकबरनामा, जिसकी रचना जो है अबुल फजल ने किया है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यदि आप ठीक से जानते होंगे फतवा ये आलमगीरी, इसके बारे में फतवा आलमगीरी जो है औरंगजेब के समय उनके नेतृत्व में तैयार किया गया था।
ठीक है, तो फतवा ये आलमगीरी जो है ये हातिम खान ने तैयार नहीं किया था, बल्कि इनको जो है औरंगजेब के नेतृत्व में कई कई जो है काजी लोगों के, कई बुद्धिमान उनके जो है उनके सहयोग से इनको तैयार किया गया था। इस प्रकार से उत्तर क्या जाएगा इसका, डी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें, अगला जो प्रश्न है वह है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उनके आगमन और उनके विस्तार से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं और पूछा है कौन सा इसमें सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है। तो प्रश्न दे रखा है इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखा है। अब तीन स्टेटमेंट में जो है पहला स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है वहां सर थॉमस रो 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचकर सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो प्रश्न देखते ही जो है, यदि आपने भारत के इतिहास को ठीक प्रकार से पढ़े होंगे और विशेष रूप से ब्रिटिश यूरोपियों के आगमन और उसमें ब्रिटेन की सर्वोच्चता को अगर ठीक प्रकार से अगर पढ़े होंगे तो ये तो जो है बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई अगर थोड़ा सा इतिहास को ठीक से पढ़ा है तो जरूर जानता है कि सर थॉमस रो तो बहुत बाद में आए हैं, ठीक है, जबकि इसके पहले कौन आया था, विलियम जोन्स आया था। अब उसके पहले जो आया था इसमें विलियम हॉकिंस आया था, माफ कीजिएगा, विलियम हॉकिंस आया था। तो इस प्रकार से उसका उत्तर क्या है, यही आ जाएगा, क्योंकि ये गलत है। यहां पर दे क्या रखा है, सर थॉमस रो दे रखा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो कौन थे, विलियम हॉकिंस थे। उसके बाद बाकी जो तीन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट और बचे, वो तो स्वाभाविक है बिल्कुल सही होंगे। अब उस पर जो है हम ध्यान नहीं देते हैं अभी, चूंकि हमें थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ जाना है। अब मैं आगे बढ़ जा रहा हूं 27वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछ रखा है बक्सर के युद्ध से संबंधित। बक्सर के युद्ध के बाद आप जानते हैं, बक्सर युद्ध जानते हैं 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है, 1764 में हुआ था। एक तरफ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, अब दूसरी तरफ सुजाउद्दौला हुआ करता था उस तरफ, ठीक, और शाह आलम द्वितीय भी हुआ करते थे, और साथ में इस तरफ बंगाल का भगोड़ा शासक, ठीक। इस प्रकार से क्या है, 22 अक्टूबर को जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके पश्चात इलाहाबाद की संधि, अगर आपको ध्यान होगा और बक्सर के युद्ध को अगर ठीक प्रकार से आपने पढ़े होंगे तो उसमें ये ध्यान में जरूर होगा कि इलाहाबाद में संधि हुआ था, दो संधि हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में। 1765 में युद्ध 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 तो बक्सर में 1764 में हुआ था, मगर ये जो संधि हुआ था ये 1765 में हुआ था। अब ये जो संधि जैसे बनाया, दो संधि हुए तो पूछ रहा है वो संधि किसके मध्य हुआ था। युद्ध तो जानते होंगे आप कि ब्रिटिश कंपनी था एक तरफ, दूसरी तरफ सुजाउद्दीन दौला खां था, शाह आलम द्वितीय भी था, और एक बंगाल का भगोड़ा था, ठीक है। अब पूछ रहा है वो समझौता किसके साथ में हुआ, तो प्यार ध्यान से अगर पढ़े होंगे आपने इस बक्सर के युद्ध को और उसके बाद जो हुई संधि को, तो आपको ध्यान में होगा कि ये जो है शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, राइट। इसका उत्तर क्या जाएगा इसका, सी। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसका अगला जो प्रश्न है वहां है 28वें नंबर का, वहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है, वहां जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। अब जो प्रश्न दे रखा है, हालांकि देखने में क्या है, बहुत ही छोटा सा है, देखने में क्या है, बहुत ही छोटा सा है, कि ब्रिटिश कंपनी की बढ़ती जातियों के खिलाफ जो है दीवान वेलुथम्पी ने एक विद्रोह किया था। वो पूछ रहे हैं किस क्षेत्र में किया था, तो उत्तर अगर वेलुथम्पी के बारे में अगर पढ़े होंगे, थोड़ा भी ध्यान होगा आपको, तो बिल्कुल साउथ की तरफ तो दिमाग जाएगा ही जाएगा। और साउथ की तरफ अगर दिमाग जाता है तो उसमें केवल एक ही विकल्प है, और वो विकल्प कौन सा है, त्रावणकोर का। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका, त्रावणकोर। ये वेलुथम्पी ने जो है यहाँ पर विद्रोह किया था 1808-9 के आसपास में। अब उसके बाद में अगला जो प्रश्न पर चले जाता हूं, अगला जो प्रश्न है वहां है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। हम आधुनिक भारत के तरफ के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अब इसमें आगे जो प्रश्न आएंगे आधुनिक भारत के संबंधित आएंगे समानतः, ठीक है। अब प्रश्न पूछा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, मतलब 1857 की क्रांति से संबंधित है।
अब इसमें प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि बिहार के एक छोटे से रियासत जगदीशपुर जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था? वहां एक जमींदार हुआ करते थे, वही एक जमींदार, उस जमींदार का हमें नाम बताना है। ठीक है, वो जिम्मेदार जो है वो बुजुर्ग था, 68 वर्ष के बुजुर्ग, उसने जो है 57 की क्रांति में विद्रोह किया था, और वहां था कुंवर सिंह। वहां था कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह के प्रभाव की वजह से छत्तीसगढ़ के उत्तर सरगुजा क्षेत्र में भी जो है विद्रोह के बिगुल बजने वाले थे, हालांकि वहां उनको समय से पहले दबा दिया। इस प्रकार से जो है 29वां प्रश्न हो गया हमारा। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ जो प्रश्न है, यहाँ जो है भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित है, और जो प्रश्न पूछा गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में एक तरफ ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। कई प्रकार के जो है मूलभूत विचार स्थापित किए गए थे, सामाजिक सुधार के उसमें कई कार्यक्रमों को भी संचालित किया जाना था। ठीक, मगर इन सिद्धांतों के विरोध में, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो है प्रगतिशील विचारधारा के थे, वो पुनर्जागरण के वो नेतृत्व करते थे भारत में, पुनर्जागरण के भारत में नेतृत्व करते थे। ठीक, इसलिए उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में। मगर इसके विरोध में 1829 को ही कलकत्ता में राजा राधाकांत देव, इसने जो है इस धर्म सभा का गठन किया। ब्रह्म समाज के विरोध में 1829 में धर्म सभा का गठन किसने किया था? राजा राधाकांत देव ने किया था। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जा रहा हूं, थोड़ा सा कुछ प्रश्न बस और लूंगा मैं, और वहां प्रश्न है आपके सामने सर सैयद अहमद खां के द्वारा, उससे जुड़ी हुई है। सर सैयद अहमद खां से संबंधित है। अब इसमें जो प्रश्न पूछ रखा है वहां जो है उनके द्वारा प्रारंभ किए गए अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, तो उसमें उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट है 1875 में उन्होंने, मतलब सर सैयद अहमद खान ने, उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। यदि आपको ध्यान में होगा कि सर सैयद अहमद के बारे में तो सभाई के मुख्य परीक्षा का भी हिस्सा है, तो उसमें जरूर पढ़े होंगे आपने। ठीक है, और उसमें निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल 1875 में जो है वो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था। ये प्रारंभिक स्तर में बड़े उदार थे। ठीक है, हालांकि उत्तरोत्तर काल में जो है ऐसे कहते हैं कि वहां बड़े थोड़े से कट्टर हो गए। ये जो है प्रारंभिक स्तर में हिंदू मुस्लिम दोनों की धर्म की एकता का समर्थन किया था, ये बिल्कुल सही बातें हैं। ठीक है, और वैसे जो है दूसरी स्टेटमेंट सही, और वैसे उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। वो भारत में जो है थोड़ा सा पढ़ करके जो है वहां कुछ समय बाद में ब्रिटेन भी चले गए, और वहां से वापस उसने यात्रा करके मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, और उसमें महिलाओं को भी शिक्षा देने का उसने प्रयास किया था। इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट इनके बिल्कुल सही है। उत्तर क्या जाएगा इसका? डी। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न है वहां है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। अब प्रश्न ये पूछ रखा है इसमें कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी गतिविधियां भारत के बाहर, मतलब विदेश में चलाई? अब जानते हैं भारत के बाहर जो है भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की जो गतिविधियां हैं, ब्रिटेन में, जर्मनी में, कुछ फ्रांस में, कुछ उधर कनाडा में, कुछ उधर संयुक्त राज्य अमेरिका में, अफगानिस्तान के क्षेत्र में, इस तरफ जापान के क्षेत्र में। आप समझ रहे हैं ये? तो इस प्रकार से क्या है, भारत के साथ साथ अलग दूसरे विदेशों में भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां हुई। अब प्रश्न ये पूछ रहा है ऐसे कौन से क्रांतिकारी संगठन है जिसने अपनी गतिविधियां भारत के बाहर विदेश में संचालित किए? तो आप ध्यान में अगर होंगे और क्रांतिकारी आंदोलन को अगर ठीक प्रकार से अगर पढ़े होंगे तो ये तो बिल्कुल ध्यान में रह जाएगा। अभिनव भारत अनुशीलन समिति सबसे प्रारंभिक संस्था है ये।
क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था, वहां जैसे कि मित्र मेला, तो ये सब जो है भारत के अलग अलग प्रांतों में हुआ करते थे। मगर भारत स्वशासन समिति, ये भारत स्वशासन समिति जो है यहाँ जो है ब्रिटेन में स्थापित किया गया था, और वहां जो है जो भारत से जाते थे उनको लिए वो सहयोग प्रदान करता था। इस प्रकार से क्या हुआ, भारत स्वशासन समिति जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक इस प्रकार से जो है आज के सेशन में हमने इसमें जो है 18 के बाद 17 से बाद से जो है हमने 18 से लेकर 32 तक क्वेश्चन लिए। आगे जो है और इसी तरह से और डिफरेंट सब्जेक्ट का भी इस प्रकार से जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उस पर और डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।